अपनों से अपनापन, गैरों से परायापन, ये कैसी कशमकश है। कि अपनों से अपनापन और गैरों से परायापन, ये कैसी कशमकश है। रिश्ते तो सब अपने हैं, फिर ये कैसी उलझन है। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। परायापन है ना कि हम अपनों से अक्सर रिश्तों में ही अपना और परायापन ढूंढते हैं। अपने अगर कोई है तो उनकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन अगर कोई कजिन्स है या कुछ ऐसा तो उस रिश्ते की हम इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं तथ्यों की तरफ दर्शाती हुई है। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों मैं कहानी शुरू करती हूँ। परायापन। सीचू, तुम जल्दी इंडिया आ जाओ, यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। हेलो, हाँ भैया, माँ बाबूजी ठीक है ना? सब कुशल मंगल है ना? सीचू ने घबरा के पूछा। हाँ माँ बाबूजी तो ठीक हैं, बस तुम आ जाओ, कुछ ज़मीनी काम फंस गया है और जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है, भैया गौरव ने कहा। सीचू ने आनंद फानंद में टिकट कराया और वापस इंडिया आ पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अपने गायत्रीपुरम के लिए टैक्सी किया और अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान किया। घर पहुंचकर उसने जैसे ही बेल बजाई, बड़े भैया गौरव ने दरवाज़ा खोला। सीचू ने बड़े भैया के पैर छुए और अंदर आ गया। कैसा है सीचू? और बच्चों को और वाइफ को क्यों नहीं लेकर आया? दोनों भाभियां और छोटा भाई जो गेस्ट रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने अंदर आते हुए सीचू से पूछा। सीचू ने सबके पैर छुए और नमस्ते किया। भाभी, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और जो है भैया ने मुझे अर्जेंट में बुलाया तो मैं किसी को नहीं ला पाया, जो है सीचू ने सबको बताया। तब तक छोटी भाभी नाश्ता लेकर आ गई। सबने नाश्ता किया और पानी पिया। इधर उधर की बातें होती रहीं और सीचू को ना बाबूजी दिखे ना अम्मा दिखी, तो वो सीचू ने सोचा कि शायद वो लोग रूम में आराम कर रहे होंगे। अभी तो कुछ महीनों पहले उनकी बात हुई थी, तो अम्मा जी बाबूजी ठीक थे, तो हो सकता है वो लोग आराम कर रहे हों। सीचू से सबकी बातें होती रही, इधर उधर की सारी बातें होती रही। तो सीचू ने फिर बात छेड़ ही दी कि भैया, आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या ज़रूरी काम आ गया था? तो बड़े भैया ने कहा, देख सीचू, तू तो अमेरिका में सेटल हो गया है, पैसे की तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो रही है, तुम लोग बड़े आराम से हो। पर हम लोगों की हालत तुम्हारे जैसी नहीं है। बच्चों की फीस और घर का खर्च बहुत दिक्कत होती है और इस बात पर हम सब ने डिसाइड किया है कि क्यों ना गांव की ज़मीन को बंटवारा करके बेच दिया जाए, कम से कम घर के किराए की। और मैं जब यहाँ गांव की ज़मीन बेचकर मैं सोच रहा हूँ कि शहर में ज़मीन ले लूँगा, वहाँ पर घर बनवा लूँगा और कम से कम इससे घर के किराए की तो बचत होगी और अपना घर होगा। इसीलिए जो है, और तुम नहीं थे और बंटवारा किए बिना मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम अपना हिस्सा रखोगे या बेचोगे ये तुम्हारी मर्जी है, पर हम दोनों भाई तो अपना हिस्सा बेच देंगे और जो है हम हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना अपना हिस्सा बेचकर शहर में अपनी ज़मीन ले लेंगे, वहाँ पर घर बनवा लेंगे। भैया, पर माँ बाबूजी, आपने उनसे पूछा? उनकी पुरखों की ज़मीन है, उनका लगाव है उनसे। मेरे माँ बाबूजी तो बचपन में नहीं रहे और मुझे अम्मा जी ने और बाबूजी ने ही पाला है, तो मुझे ना ज़मीन की ख्वाहिश है ना किसी और चीज़ की। बस मुझे चिंता है कि अम्मा जी और बाबूजी उन्हें ना बुरा लगे। सीचू ने अपनी बात रखते हुए कहा। अम्मा जी बाबूजी को क्या, उनकी लाइफ तो कट चुकी है, न जिम्मेदारी है न घर का बोझ है, उन्हें क्यों बुरा लगेगा? छोटे भाई ने थोड़ा गुस्से में कहा। और तुम्हारा आधा हिस्सा है तो बिना बंटवारा किए हम बेच नहीं सकते, बड़ी भाभी ने अपनी बात रखते हुए कहा।
भाभी, माँ अम्मा जी और बाबूजी का बहुत एहसान है मुझ पर। उस नाते इस जमीन जायदाद में मैं आधे का हिस्सेदार नहीं होना चाहता और मैं कोई बंटवारा नहीं करना चाहता। जो भी मेरे हिस्से में आता है आप मुझे वो दे दीजिएगा। और मैं आधा नहीं ले सकता क्योंकि अम्मा जी और बाबूजी ने ही मुझे पाला है, तो उनका मुझ पर ज़्यादा अधिकार है। सीचू ने अपनी बात बड़ी भाभी से कही। दोनों भाभियां और भैया की आंखों में तो चमक आ गई कि अब उन्हें प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी, वरना उन्हें टेंशन थी कि आधा सीचू का है और आधे में वो दो भाई रहेंगे, तो बंटवारे में उन्हें ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलेगी, जिससे उन्हें ना ज़्यादा इनकम होगी और जो है वो अपना घर भी शायद मुश्किल से ही बना पाए। अच्छा भैया, मैं जरा माताजी और बाबूजी से मिलकर आता हूँ। सीचू उठा और उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। सीचू, उधर कहाँ जा रहे हो? अम्मा जी बाबूजी घर पर नहीं हैं, बड़े भैया ने कहा। घर पर नहीं है? क्या कहीं बाहर गए हुए हैं? सीचू ने बड़े भैया से पूछा। हाँ, वो क्या है ना, मैं यहाँ रोज नहीं आ पाता और छोटे भी यहाँ पर रोज नहीं आ पाते हैं और अम्मा जी बाबूजी बूढ़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी कोई देखभाल के लिए नहीं था, तो उनकी भलाई के लिए मैंने सोचा कि उन्हें क्यों ना वृद्धाश्रम में डाल दूं और जब भी हमें उनकी याद आएगी हम उनसे मिलने चले जाएंगे। वहाँ पर उनकी केयर भी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम रोज यहाँ नहीं आ सकते हैं। वो तो ज़मीनी कार्रवाई करनी थी, इस वजह से हम दोनों भाई आ गए और ये छोटा भाई भी जो है नहीं आ पाता है क्योंकि उसकी भी जॉब है, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो माँ बाबूजी यहाँ पर अकेले थे और जब हम लोगों ने ये बातें डिसाइड की तो उन्होंने भी सहमति जता दी और वहाँ पर माँ बाबूजी बड़े खुश हैं। बड़े भैया गौरव ने कहा। क्या अम्मा जी और बाबूजी को वृद्धाश्रम में जाना पड़ा? उनका इतना बड़ा घर होते हुए भी, उनके 3 बेटे होते हुए आप लोगों ने उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया? भैया, अम्मा जी बाबूजी वहाँ खुश कैसे होंगे? उनकी जान तो आप दोनों में बसती थी। सीचू ने भरे हुई आंखों से कहा। उसे लगा कि जैसे उसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो बड़े भैया और माता जी, बड़े भैया और छोटे भैया की जान, बड़े भैया और छोटे भैया को माताजी बहुत प्यार करती थी। उनकी जान उनमें बसती थी। वो बिना उन्हें देखे खाना तक नहीं खाती थी। जब तक वो दोनों खाना ना खा ले तब तक वो खाना तक नहीं खाती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बड़े भैया ऐसा कोई डिसीजन लेंगे और छोटे भैया उसमें उनका साथ देंगे। सीचू की आंखें भर आती हैं। उनकी भाभियां कहती हैं, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, तुम्हारा क्या, तुम तो वहां जाकर बस गए हो, न तुम्हारी बीवी को कुछ करना पड़ता है न तुम्हारे बच्चों को कुछ करना पड़ता है। तुम्हें क्या पता कि बुजुर्गों की सेवा करना कितना कठिन होता है। और इन्होंने अगर उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया, वहां पर उनके एज ग्रुप के लोग भी होंगे तो उन्हें अच्छा भी वहाँ लगेगा। यहाँ कहाँ पर मैं उनकी सेवा ही कर पाती या कहाँ उनसे बैठकर बातें कर पाती। कम से कम वो वहाँ पर अपने एज ग्रुप के साथ हैं तो वहाँ पर बातें कर रहे हैं, खुश हैं। तो इसमें तुम इतना उदास क्यों हो? ठीक है, और अभी बंटवारा हो जाएगा, फिर यहाँ पर गाँव में आएगा ही कौन? सीचू उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो दिल ही दिल में बहुत रो रहा था कि जिन अम्मा बाबू ने पूरी अपनी जिंदगी अपने बच्चों के पीछे लगा दी, आज वही बच्चे उनकी सेवा करने से कतरा रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया। अंत में सीचू ने कहा कि भैया, मुझे वृद्धाश्रम का पता मिल जाएगा? बड़े भैया ने उसे पता दिया और कहा कि तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, वहाँ पर देखना वो लोग बहुत खुश हैं, तुमको मिलना है जाकर मिलाओ। पर वो लोग वहाँ पर बहुत खुश हैं और जो है, लेकिन तुम यहाँ से जाने से पहले एक बार जमीन वाली बात बता दो कि क्या किया जाए उसका। तुम बंटवारे में 1/3 हिस्सा लोगे या आधा हिस्सा लोगे? तो इस बार सीचू ने कहा कि भैया, पहले मैं अम्मा जी और बाबूजी से मिलूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे क्या करना है, और पहले मैं बिना अम्मा जी और बाबूजी से मिले मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता।
बड़े भैया को उसकी बातें बहुत बुरी लगी और वो उन्होंने कहा कि तुम अब जो है तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सीचू वहाँ से कुछ नहीं बोला और वो उठकर जाने लगा। तभी उसकी भाभी ने कहा, अरे सीचू कुछ नाश्ता कर लो, तुम वहाँ से आए हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तो इस बार सीचू कहता है कि मेरे अम्मा जी और बाबूजी वहाँ पर भूखे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ भाभी, और मैं नहीं खा सकता हूँ, और आप लोग नाश्ता कीजिए, खाइए, बैठिए, बातें कीजिए, मैं अम्मा जी और बाबू जी से मिलकर आता हूँ। सीचू ने सड़क पर आकर टैक्सी किया और शांति निकेतन वृद्धाश्रम के लिए प्रस्थान किया। उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। वो अम्मा जी और बाबूजी वहाँ कैसे रह रहे होंगे, क्या वो भैया को बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा कि उन्होंने जब अम्मा जी और बाबूजी को वहाँ पर छोड़ा। और वृद्धा आश्रम में अम्मा जी बाबूजी बिना भैया के जो खाना नहीं खाती थी अम्मा जी, और जो भैया को इतना लाड लड़ाती थी, आज वो कैसे वहाँ पर उनके बिना रह रही होंगी। वो उनके लिए परेशान रहती थी और उसके मन में पता नहीं कितनी बातें सब चल रही थी। वो अम्मा जी और बाबूजी को जानता था, उनके प्राण उनके बच्चों में बसती थी, और आज वही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गए। सीचू के सामने उसकी पूरी जो उसके सामने जितनी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें घूम रही थी कि किस तरह अम्मा जी बाबूजी ने संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया था, उसको पढ़ाया था। ये सारी बातें वो उसके सामने घूम गई और उसे अपना बचपन याद आ गया। वो अपने बचपन के ख्यालों में खोता हुआ चला गया कि जब वो छोटा था तो पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया और ये सदमा उसकी माँ नहीं बर्दाश्त कर पाई, और कुछ ही दिनों में उनकी माँ का भी देहांत हो गया। सीचू 5 साल का छोटा सा बच्चा था। अम्मा जी और बाबूजी बाहर शहर में रहते थे और यहाँ पर उसके मम्मी पापा रहते थे। लेकिन जब उनके भाई का और भाभी का देहांत हुआ तो बाबूजी ने फैसला किया कि अब वो गांव में रहेंगे, क्योंकि गांव की ज़मीन जायदाद और घर की देखभाल के लिए कोई नहीं था। यहाँ पर सीचू की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अम्मा जी को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। वो गांव में रहना नहीं चाहती थी और वो सीचू को मतलब अपने दोनों बच्चों के अलावा किसी तीसरे बच्चे का पालन वो नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सीचू को उसके नानी नाना के यहाँ भेज दो। तो इस पर बाबूजी ने कहा कि सीचू हमारे घर का बच्चा है, मेरे भाई का बेटा है, मैं उसे कहीं नहीं छोड़ सकता हूँ, और हम लोग इतने काबिल तो हैं ही कि इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके। और इस बात पर अम्मा जी और बाबूजी में काफ़ी बहस हुई और अम्मा जी ने कहा कि मैं नहीं कुछ करूँगी, मैं अपने दोनों बच्चों की ही देखभाल करूँगी, मैं सीचू का मैं इस बच्चे का की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। तो इस पर अम्मा जी और बाबूजी में काफ़ी बहस हुआ और लेकिन अंत में बाबूजी की बात को अम्मा जी को मानना पड़ा। और अब बाबूजी ने कहा कि अगर जो है तुम सीचू इस बच्चे का नहीं करोगी तो तुम मुझसे भी मतलब दूर ही रहना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारा सब खर्चा उठाऊंगा, सब करूंगा, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। लास्ट में अम्मा जी हार मानकर सीचू को अपना लेती हैं और कहती हैं, वो मन में सोच लेती हैं कि चलो ठीक है, ये एक कोने पड़ा रहेगा और मैं इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखूंगी। सीचू भी नन्हा सा बच्चा था। वो माँ के जब उसे अपनी मम्मी की याद आती तो वो माँ के गोदी के लिए तरसता और वो चाहता कि उसे बड़ी अम्मा जो है गोदी उठा लें या प्यार करें। वो कभी कभी प्यार के लिए बहुत तरसता था और इस तरह जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे अक्सर अपनी माँ और पिताजी की याद आती। जब उसके पिताजी उसे प्यार करते, उसकी माँ उसे प्यार से खाना खिलाती, तो सीचू को जब याद आती तो सीचू अकेले में बैठकर रो लेता। लेकिन फिर वो जाकर अम्मा जी से मतलब जो भी काम अम्मा जी कहती वो करता। अम्मा जी भी उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। उसे एकदम उन्होंने सोच लिया था कि घर में एक नौकर जैसे सीचू जैसे कोई नौकर रहता है, सीचू उसी तरह रहेगा। उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी और जो है अक्सर बाबूजी से और अम्मा जी की इसी बात पर रोज बहस होती कि जो है
मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर बाबूजी ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी नफरत क्यों भरी हुई है, ये छोटा बच्चा है और ये अगर कुछ इसकी देखभाल अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अम्मा जी अपने बेटों को प्यार करती और सीचू दूर खड़ा अम्मा जी के उस प्यार को देखता। अम्मा जी उसे हमेशा सीचू सब मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कहकर डांटती रहती, पर सीचू को वो प्यार भी उसके लिए काफ़ी था कि अम्मा जी उसे कम से कम डांट कर ही बोलती तो हैं। और सीचू उसमें सबसे छोटा था और जिस पर उससे सब लोग आर्डर लगाते, बड़े भैया छोटे भैया सब लोग उसे आर्डर लगाते। कोई भी काम होता तो सीचू ये ले आओ या सीचू वो कर लो, और उसे पूरा दिन दौड़ाए रहते थे। सीचू थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका एडमिशन जब बाबूजी ने कहा कि उसका एडमिशन भी इन दोनों बच्चों के साथ करा देते हैं, तो सीचू जो है उसकी अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि मैं किसी पढ़ाई का जो है भार वहन कर सकूं, तो आप एक काम करो, इसका नाम किसी सरकारी स्कूल में लिखा दो। पिताजी ने सोचा कि घर में झगड़ा लड़ाई होगा, इसलिए उन्होंने जो है उसका नाम सरकारी स्कूल में लिखाया और वहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी होती थी। जहाँ पर सीचू काफ़ी पढ़ने में भी अच्छा था, वहाँ पर टीचर्स उसकी काफ़ी तारीफ़ करते थे कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। और इस तरह जब ये बातें उनकी अम्मा जी सुनती तो उन्हें बुरा लगता है कि उनके बच्चों की तारीफ कोई नहीं करता है और सीचू की इतनी तारीफ होती है, तो ये चीज़ें उन्हें बुरा भी लगती थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। और वो जब भी पढ़ने बैठता तो कहीं छोटे भैया कहीं बड़े भैया सब लोग उसे ऑर्डर लगा देते थे, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अक्सर काम में जुट जाता था। अम्मा भी उसे कई काम बता देती थी जिससे वो काफ़ी पढ़ने में उसे दिक्कत होती थी। जब भी वो पढ़ने बैठता तो कुछ ना कुछ उसे काम बता दिया जाता था और वो इस तरह अपनी पढ़ाई करके वो कक्षा जो है 5th में फर्स्ट क्लास पास हुआ। यहाँ पर जब उसके रिजल्ट अच्छे आए तो टीचर्स ने उसकी काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी सराहना की और उनके पिताजी से कहा कि इसको किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करा दीजिए, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। पर फिर भी जो है अम्मा जी के आगे पिताजी की एक ना चली और उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में हुआ 6 में। वहाँ पर उसने जो है 8वां पास किया, पढ़ाई करने में वो बहुत अच्छा था। अब दिक्कत ये हुई कि जहाँ पर भैया लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे वहीं पर सीचू सरकारी स्कूल में पढ़कर काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाता था, जिसे देखकर अम्मा जी को काफ़ी बुरा भी लगता था कि हाँ, इसको पढ़ने को भी नहीं मिलता, इसके बाद भी ये लड़का इतना पढ़ने लिखने में तेज है। अब सीचू जो है सीचू का 8वां पास करके वो 9th में पहुंचा, तो पिताजी के सामने समस्या थी कि अगर मैं यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं है और इसका हाई स्कूल है तो इसका मैं कैसे क्या होगा, क्या सलूशन निकलेगा। इसी बीच पिताजी का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। सीचू बहुत परेशान रहता था और वो सोचता था कि जो है अगर पिताजी चले जाएंगे तो वहाँ पर उसे कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। एक पिताजी ही तो थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। और अम्मा जी से जब नाम लिखाने की बात हुई कि हाँ अब इसका हाई स्कूल में नाम लिखाया जाए, तो वहाँ पर भी अम्मा जी ने काफ़ी लड़ाई की। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट फॉर्म भरा देते हैं, घर पर रहेगा, घर पे कितने काम होते हैं, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये घर पर रहेगा, यहाँ पर से कम वो मेरी हेल्प करता रहेगा। और क्या करोगी इतना पढ़ा लिखा कर, इसको तो करना खेती ही है, ये कहाँ जाके सरकारी नौकरी करेगा। और तुम्हें पैसे फूकने की अगर ज़्यादा है तो तुम पैसे फूको, मैं मना नहीं करूँगी। तो ये सारी बातें अम्मा जी कहती, तो इस पर उनके बाबूजी ने सोचा कि ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो यहाँ पर सीचू के लिए वो दिक्कत ही करेंगी। वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से समझते थे।
तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी परायापन भाग एक यहीं पर समाप्त होती। भाग 2 लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। आप लोग देखिएगा कि सीचू की लाइफ में ऐसा क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं और सीचू कैसे अमेरिका पहुँचता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं सुनाती रहूँगी। तो फिर मैं इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।